तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का पाठ 7 जो है नियंत्रण एवं समन्वय, उससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे, जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनके आसान उत्तर भी समझाएंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जब भी हम किसी उद्दीपन के विपरीत या उद्दीपन के बाद जब क्रिया करते हैं तो उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो मैं उदाहरण बता देता हूँ। जैसे किसी गर्म वस्तु को छू जाने पर अचानक हमारा हाथ पीछे हट जाता है, या जब हम साइकिल चलाते हैं तो जो बैलेंस बनाते हैं और अचानक से अगर आगे से कुछ आ जाए तो हम एकदम से हमारे हाथ जो हैं वो ब्रेक पर आ जाते हैं, ब्रेक अपने आप लग जाती है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया, यह अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक का मतलब यह हमारी इच्छा के बिना हो जाती है। जैसे कि हमने अभी जो उदाहरण बताया वो हमारी इच्छा के बिना ही हो जाते हैं। उसी प्रकार छींक आना, ये भी हमारी इच्छा के बिना हो जाता है। दूसरा है, यह शरीर के अंगों की अचानक तथा तीव्र प्रतिक्रिया होती है और यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में अचानक ही तीव्र प्रतिक्रिया होती है, मतलब यह बहुत ही जल्दी होता है और यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। मेरुरज्जु मतलब मस्तिष्क से यह नियंत्रित नहीं होती, यह मेरुरज्जु इसको कंट्रोल करता है। चौथा जो है वो है प्रतिवर्ती क्रिया शरीर का केवल एक भाग प्रतिक्रिया करता है, ना कि पूर्ण शरीर। मतलब जिस अंग में उद्दीपन होता है वही अंग जो है वो प्रतिक्रिया करता है, पूरा शरीर प्रतिक्रिया नहीं करता। उसके बाद टहलना जो है प्रतिवर्ती क्रिया के विपरीत, जो टहलना है वह एक ऐच्छिक क्रिया है। मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार ही यह क्रिया करते हैं। यह एक समय पर होती है लेकिन धीमी प्रक्रिया होती है और यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु से और टहलना मस्तिष्क से नियंत्रित होता है। टहलने का अर्थ है पूरे शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो बहुत ही आसान है। इसमें आप एक साइड का प्रतिवर्ती क्रिया का याद रख लेंगे तो टहलने में आप जो है वो उसका उल्टा लिख देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स में क्या होता है। तो इसके लिए पहले हम सिनेप्स देख लेते हैं। सिनेप्स होता क्या है? दो तंत्रिका कोशिका, जैसे एक तंत्रिका कोशिका का ये द्रुमिका है और दूसरी तंत्रिका कोशिका का पिछला सिरा मतलब अंतिम सिरा है, तो उसके बीच में जो खाली स्पेस है, ये जो एरो से मैंने दिखाया ये खाली स्पेस, इसको हम सिनेप्स कहते हैं। तो ये काम क्या करता है, जो कोशिका के अंतिम सिरे पर सिग्नल पहुंचते हैं वो अगली कोशिका के द्रुमिका तक पहुंचाने का यह स्पेस काम करता है। तो दो तंत्रिका कोशिका एक दूसरे के साथ जुड़कर श्रृंखला बनाती है और सूचना आगे प्रेषित करते हैं। तो अंतर्गठन भी बोलते हैं इसको, सिनेप्स को। और यह खाली स्थान होता है जैसे भी हमने चित्र में देखा था। और विद्युत जो सिग्नल होते हैं, विद्युत तरंगें होती हैं, उनमें आने वाला तंत्रिका आवेग एक रसायन को स्रावित करता है, यहाँ पर करता है, जो खाली स्थान की दरार में आ जाता है। और इसी प्रकार अंतर्ग्रथन को पार कर कर मतलब सिनेप्स को पार करके ये रसायन अगली तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाते हैं। तो तंत्रिका कोशिका के मध्य में सिनेप्स का काम यही होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर सिग्नल को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाना। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाने का कार्य करता है। ये हम मस्तिष्क वाले अपनी वीडियो में दिखा चुके हैं। अनुमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का भाग, वह शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, मतलब कार्य करता है। और यह होता कहाँ है? यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। यही ऐच्छिक पेशियों को गति नियंत्रित करता है। तो आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये अनुमस्तिष्क जो है येलो लाइन से हाईलाइट हुआ है। ये देखिए, ये अनुमस्तिष्क है जो कि पश्च मस्तिष्क का ही एक भाग है। तीन भाग होते हैं, पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगा सकते हैं। तो अगरबत्ती की गंध का पता, हमारे शरीर में हर तरह के उद्दीपन के लिए कुछ अंग होते हैं। जैसे गंध का पता लगाने के लिए
ग्रंथियाँ जो होती हैं उन्हें घ्राणग्राही कहते हैं। जैसे नाक में हमारे वो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो अगरबत्ती से रसायन वायु में मिल जाते हैं और हमारे नाक तक पहुँचते हैं। जब हम नाक से सांस खींचते हैं तो ये रसायन नासिक के अंदर मतलब नाक के अंदर प्रवेश करते हैं और ये नाक की नमी युक्त श्लेष्मा में घुल जाते हैं। घ्राणग्राही इन रसायनों को संवेदना के रूप में ग्रहण करता है, मतलब संवेदना के रूप में इनको जो घ्राणग्राही है हमारा वो ग्रंथियां हैं, और इसे संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क को प्रेषित कर देते हैं, मतलब मस्तिष्क को भेज देते हैं जहाँ पर संवेदना का विश्लेषण होता है। यहाँ पर विशेषण लिखा हुआ है, विश्लेषण होता है और उसे अनुभव किया जाता है और हम सुगंध का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है पादप हार्मोन क्या है? तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी पर नियंत्रण करते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप मतलब पौधों के हार्मोन। ये पौधे की लगभग सभी क्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास, फूल आना, फल आना आदि को प्रभावित करते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये? ऑक्सिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायता करता है? तो प्रतान का मतलब यही होता है कि जैसे कोई भी बेल होती है, बेलों वाले पौधे होते हैं, उनके चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं होती है जो किसी भी सहारे को पकड़कर चलती हैं, स्प्रिंग जैसे आकार की होती हैं। तो वो तने के रूपांतरित रूपी होती हैं और धागे व रस्सी की तरह की संरचनाएं होती हैं और स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती है। जब किसी सहारे के स्पर्श या संपर्क में आती है तो जो भाग प्रतान का सहारे के संपर्क में होता है उसकी गति तीव्रता से नहीं होती, जबकि प्रतान का जो भाग सहारे से दूर की ओर होता है वह तीव्रता से वृद्धि करता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीन की सांद्रता अधिक होती है। तो जहाँ पर ऑक्सीन की सांद्रता अधिक होती है, क्योंकि ऑक्सीन जो हार्मोन है वो वृद्धि को प्रभावित करता है, इसलिए प्रतान वस्तु के चारों ओर घूम जाता है। क्योंकि पिछला हिस्सा जब बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, एक स्प्रिंग की तरह घूम जाएगा और उसे पकड़ लेगा। तो विभिन्न दिशाओं में ऑक्सीन की सांद्रता भिन्न भिन्न होने के कारण पौधे के भागों की गति होती है। अगला प्रश्न जो है वो है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? जैसे कि आपने देखा होगा नमक की जो भी एड्स आती हैं उसमें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है, क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन को जो थायराइड है वो नियंत्रित करता है। थायराइड हमारी ग्रंथि होती है और यह ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, इसलिए आयोडीन की आवश्यकता होती है इस ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए। अगर हम आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो आयोडीन की कमी हो जाएगी और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी भी हो जाएगी, जिसकी कमी से घेंगा रोग, जिसे गर्टर रोग भी कहते हैं, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? एड्रेनलिन भी एक हार्मोन है। रुधिर का मतलब जब वो रक्त में जाता है, स्रावित होता है, तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो एड्रेनलिन को आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं, मतलब इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है तो एड्रेनलिन हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित कर देता है ताकि व्यक्ति आपातकाल का सामना कर सके। इससे होता क्या है, इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है खून के माध्यम से। इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशी सिकुड़ जाती है और यह रुधिर की दिशा मतलब रक्त की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देती है, जिससे क्या होता है, जो सांस है वो तेज़ चलने लगती है और ये सभी क्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय से जो है इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। उसका काम क्या है, रक्त में ग्लूकोज मतलब शर्करा के स्तर को बनाए रखना, ना कम होने देना, ना ज़्यादा होने देना। तो जो मधुमेह के रोगी होते हैं, मतलब डायबिटीज़ के, जिसे शुगर रोग भी कहते हैं, उनमें इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है। जब अग्नाशय इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा स्रावित करने में असफल होता है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और ऐसे रोगियों में शरीर द्वारा ग्लूकोज को ठीक से उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए
मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है ये। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई पौधा किसी खिड़की के पास होता है तो वो प्रकाश की तरफ मुड़ा हुआ दिखने लगता है, तो इसी को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। पादप में ऑक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और यह सूर्य के प्रकाश में तने के अंधेरमय भाग में आ जाता है और वहाँ की कोशिकाओं को लंबा कर देता है। मतलब जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो सूर्य के प्रकाश से दूर ज़्यादा पैदा होता है और जहाँ वो ज़्यादा पैदा होता है वहाँ की कोशिकाएं ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए जो तना होता है वो सूर्य की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। अगला है, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? मतलब पौधों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो पौधों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोनों के कारण होता है। पादप कोशिकाएं हार्मोन उत्पन्न करती हैं और ये हार्मोन वृद्धि, विकास तथा विभाजन को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अनैच्छिक क्रियाओं में शरीर या शरीर के अंग की जहाँ पर इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं और इनका नियंत्रण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। उदाहरण क्या क्या है? हृदय का धड़कना, सांस लेना और पाचन नली की क्रमाकुचन गति। पाचन नली भी जो हमारी होती है वो गति करती है। तो ये सब गतियाँ जो है अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते, ये अपने आप ही होती है। उसी के अलग प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? किसी उद्दीपन के प्रति अचानक व तीव्र प्रतिक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब उसके लिए एक उद्दीपन की आवश्यकता होती है। अनैच्छिक क्रियाओं में उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती। अगला जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं में ये मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, ना कि मस्तिष्क के द्वारा। और इसके उदाहरण क्या क्या हैं? छींकना, खांसना, लार आना और पलकें झपकना। अगला प्रश्न है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन की क्रियाविधि की तुलना करो। मतलब अंतर बताएं। तो हार्मोन में क्या होता है? यह एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिणाम होता है। मतलब एक्सॉन जो है हमारी तंत्रिका कोशिका का ही एक भाग है, उसके अंत में विद्युत आवेग जो है वो प्रवाहित होते हैं। दूसरा, सूचना धीरे धीरे गति करती है। उसके बाद हार्मोन में क्या होता है? सूचना शरीर के रक्त के माध्यम से प्राप्त हो जाती है, जिसे कोई विशेष कोशिका स्वयं प्राप्त कर लेता है। अगला है, इसमें हार्मोन में इससे उत्तर धीरे धीरे प्राप्त होता है। इसका प्रभाव प्राय देर तक रहता है। दूसरी ओर तंत्रिका क्रियाविधि में क्या होता है? यह रक्त के द्वारा भेजा गया रासायनिक संदेश होता है, मतलब हार्मोनों द्वारा नहीं होता। इसमें तीव्र गति से सूचना आगे बढ़ती है, उसमें धीरे धीरे बढ़ती थी। सूचना विशिष्ट या अनेक तंत्रकों, कोशिकाओं, न्यूरॉनों आदि को प्राप्त होती है। और क्या होता है? इसमें उत्तर शीघ्र प्राप्त होता है और इसका प्रभाव कम समय तक रहता है। अगला प्रश्न है, छुई मुई पादप की गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति में क्या अंतर है? तो छुई मुई की जो गति होती है उसमें पौधों में गति का आधार स्पर्श होता है। मतलब वो गति तभी होगी जब हम छुई मुई के पत्ते को स्पर्श करेंगे। यहाँ गति पत्तियों के झुकने व खिलने पर आधारित होती है। मतलब जो गति है पत्तियों के झुकने व खिलने पर आधारित होती है। सिर्फ पत्तियों में ही यहाँ पर गति होती है और यहाँ पत्तियों के आकार में भी परिवर्तन होता है। दूसरी ओर हमारी टांग में जो गति है इसमें गति का आधार मानव तंत्रिका तंत्र है। यहाँ गति पेशियों के सिकुड़ने व फैलने पर आधारित है। तो जब हम काम करते हैं, हमारी गति होती है हमारे अंगों में, तो वो कैसे होती है? पेशियों के फैलने या सिकुड़ने से। और यहाँ पर पैर या उसकी पेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये बहुत से इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। एक और प्रश्न है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। जैसे हमने प्रकाश अनुवर्तन पढ़ा था कि पौधा जो है प्रकाश की तरफ गति करता है,
वैसे ही जलानुवर्तन में जैसे नाम से पता लग रहा है, इसमें क्या होता है, जो पौधे की जड़ें होती हैं वो हमेशा उसी तरफ गति करती हैं, उसी दिशा में जहाँ पर जल होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लकड़ी का डिब्बा लेकर हम ये करके देख सकते हैं। इसमें मिट्टी और खाद डालनी है और इसके एक सिरे पर, मतलब बीच में नहीं, साइड पर एक पौधा लगाना है और डिब्बे में पौधे की विपरीत दिशा में एक कीप गाड़ देनी है। पौधे को उस कीप के द्वारा प्रतिदिन पानी दो। उससे हम क्या देखेंगे, कुछ दिनों के बाद जो पौधे की जड़ें हैं उसी दिशा में जाती हुई दिखेंगी जहाँ पर से हमने पानी दिया था। तो यही होता है जलानुवर्तन। तो ये थे इस पाठ के इम्पोर्टेंट प्रश्न और बहुत ही ज़्यादा आसान भी। तो आप इन्हें याद कीजिए। अगर वीडियो में कुछ समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इसे लाइक भी कीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही घंटी के बटन को भी दबाएं।